गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माय ऑनलाइन क्लासेस। आई एम डॉक्टर अशोक यादव। कृष्णा मैग्नेट माइंड में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। हम लोग बात कर रहे हैं फर्स्ट एड एंड हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स के विषय में। प्रीवियस वीडियो सेगमेंट्स में हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। आज आइए वीडियो सेगमेंट्स के इस इंपॉर्टेंट कड़ी में हम लोग फर्स्ट एड से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे और देखेंगे क्या कुछ खास है इसमें। आज जो हम लोग बात करेंगे ये रिलेटेड होगा कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट से। अगर मान लीजिए हम ये देखें कि किसी भी पेशेंट का अगर इमरजेंसी पीरियड में उसका किसी प्रकार से कोई घटना दुर्घटना हो जाता है और उसका रेस्पिरेशन एज वेल एज द कार्डियक अर्थात सांस लेने की प्रक्रिया और हार्ट बीट दोनों जो होती है वो सस्टेन्ड हो जाती है या फिर रिटॉर्ड हो जाता है उस कंडीशन में। और दूसरी बात हम ये देखें कि सदमा के समय या हाई ज़्यादा ब्लीडिंग हो रहा है तो उस समय हम लोग किस प्रकार से फर्स्ट एड देते हैं, क्या क्या चीज़ें हमको ध्यान देनी चाहिए और किस प्रकार से हम इमरजेंसी ट्रीटमेंट उसको देते हैं। आइए बात करते हैं इस खास वीडियोज़ में। तो हम लोग बात करते हैं, हम लोगों ने 10 क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। आज हम लोग बात करेंगे 10 क्वेश्चंस के ऑनवर्ड, अर्थात इस प्रकार से हम 11वें क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो देखिए क्या दिया गया है। व्हाट अप्लाइज टू अ विक्टिम्स विथ अ रिड्यूस्ड कॉन्शियसनेस, अर्थात किसी भी पीड़ित व्यक्ति का, अर्थात कोई भी ऐसा व्यक्ति जो आपातकालीन स्थिति में है, किसी भी प्रकार से कोई घटना या दुर्घटना उसके साथ हो जाता है और उसका चेतना जो है धीरे धीरे कम हो रहा है, अर्थात जो उसका कॉन्शस है, अर्थात उसकी चेतना जो है धीरे धीरे क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है। उस कंडीशन में हम क्या देखते हैं, कैसे हाउ कैन यू रिकॉग्नाइज्ड, कैसे हम ये पहचान पाते हैं कि वो पर्सन जो है वो फेंटिंग हो रहा है, अर्थात उसका कॉन्शस जो है, उसकी चेतना जो है वो रिड्यूस हो रही, कम हो रही है। पहला ऑप्शन है द विक्टिम इज स्टिल कैपेबल टू स्पीक, दूसरा है द विक्टिम इज़ इन शॉक, तीसरा है द विक्टिम डज नॉट रिएक्ट टू द स्पीकिंग एंड शेकिंग, अगला है द विक्टिम इज स्टिल अलर्ट। कहा गया है पहले ऑप्शन में ये कह रहा है कि विक्टिम क्या अब भी बोल सकता है। अगर मान लीजिए उस पीड़ित व्यक्ति को अगर आप बुलाएंगे, क्या भाई साहब आप सही हैं ना, अगर ये कहेंगे हेलो आर यू ऑल राइट, अगर आप कहेंगे क्या आप बिल्कुल सही हैं, या फिर उसके दोनों कंधों को आप अपने हाथ से हिला कर कहेंगे भैया क्या ठीक है आप, तो वो आदमी क्या होगा, अगर वो अर्ध चेतना में है ना, अर्थात कुल मिला के अभी पूर्ण रूप से वो उसका चेतना नहीं गया है, पूर्ण रूप से वो मूर्छा में नहीं आया है, तो वो क्या करेगा, जैसे ही आप उसके कंधे को पकड़ कर हिलाएंगे डुलाएंगे और उसको आवाज़ देंगे तो उसके बॉडी में क्या होगा, हलचल होगा और वो अब भी बोल सकता है, अर्थात बोलने के लायक है। तो इसमें सही ऑप्शन कौन होगा, इसमें सही ऑप्शन ए होगा, अर्थात द विक्टिम इज स्टिल कैपेबल टू स्पीक, अर्थात जब उसको आप आवाज़ देंगे और उसके कंधों को पकड़ के आप हिलाएंगे डुलाएंगे और कहेंगे क्या भाई साहब आप बिल्कुल ठीक है, तो इस प्रकार से जब आप आवाज़ देंगे तो उसके बॉडी में किसी प्रकार का हलचल आपको देखने को नज़र आएगा। तो इसका मतलब आप समझ जाएंगे कि अभी ये अर्ध चेतना में है, पूर्ण रूप से मूर्छा में नहीं गया है। इस क्वेश्चन यही पूछा गया है, ये देखिए रिड्यूस्ड कॉन्शसनेस, व्हाट अप्लाइज टू अ विक्टिम विद द रिड्यूस कॉन्शसनेस, अर्थात जब कोई पीड़ित व्यक्ति कोई ऐसा आपातकालीन इमरजेंसी पीरियड में पड़ा हुआ व्यक्ति है, अगर उसका चेतना रिड्यूस हो रहा है अर्थात अर्ध चेतना में है तो आपको क्या करना चाहिए। तो आपको क्या करना चाहिए, उस पेशेंट के पास जाना चाहिए, उसके दोनों कंधों को हिलाकर उसको बोलना चाहिए कि क्या भाई साहब आप बिल्कुल ठीक हैं। इस प्रकार से जब आप कहेंगे तो वो अर्ध चेतना में चुकी है, पूर्ण रूप से बेहोश नहीं है, तो वो बोलने का कोशिश करेगा, ट्राई करेगा। तो यही कहा गया द विक्टिम इज स्टिल कैपेबल टू स्पीक, अर्थात अब भी वो जो पीड़ित व्यक्ति है वो बोलने की कोशिश करेगा, अर्थात अभी वो बोलने के योग्य है, बोल सकता है। ठीक, तो पहला ऑप्शन इसमें सही होगा। दूसरा क्वेश्चन हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 के विषय में। हाउ कैन यू रिकॉग्नाइज अ वेन ब्लीडिंग, आप कैसे ये रिकॉग्नाइज कर पाएंगे कि ये सिराओं में ब्लीडिंग हो रहा है, अर्थात सिराओं से, क्योंकि हमने देखा है कि जो हमारी कैपिलरीज होती हैं, सॉरी हमारी जो ब्लड की नसें होती हैं ना, उसको हम वेसल्स कहते हैं। तो वेसल्स 4 प्रकार की होती हैं। सबसे बड़ी वेसल्स जो डीप वेसल्स होती है उसको हम आर्टरी कहते हैं, फिर इसके बाद वेंस होती हैं, फिर इसके बाद कैपिलरीज होती हैं। तो कैसे आप ये रिकॉग्नाइज कर पाएंगे कि जो घाव लगा है, जो कट लगा हुआ है, वो वेंस का ब्लड आ रहा है कि आर्टरी का आ रहा है कि कैपिलरीज का आ रहा है। तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि हाउ कैन यू रिकॉग्नाइज अ वेन ब्लीडिंग, कैसे आप ये रिकॉग्नाइज कर पाएंगे कि वेंस की ब्लीडिंग है ना। क्योंकि मैंने बताया था आपको प्रीवियस वीडियो में कि जब आर्टरी कटती है तो आर्टरी में जो ब्लड का फ्लो होता है वो बहुत तेज़ी से होता है, यूनिफॉर्मली ब्लड का फ्लो होता है, बहुत तेज़ी से उसमें फ्लो होता है ना, और वो डीप होता है, अर्थात वो क्या होता है डीप, उसकी जो नसें होती हैं वो डीप तक जाती हैं, है ना, अर्थात उनकी जो आर्टरीज होती हैं वो डीप होती हैं। और वेंस जो होती हैं बच्चों, ये क्या होती है, सुपरफिशियल होती हैं, और ये उसकी कंपेरिजन में देखेंगे तो पतली होती है ना। और इनमें कैसे ब्लड का बहाव होता है, ये देखिए ऑप्शन ने दिया है ब्लड फ्लोज इक्वली आउट ऑफ द
वाउंड, अर्थात घाव से ब्लड जो होता है वो एक समान रेशियो में समान धार से क्या होगी, बाहर की निकलेगी। और दूसरा है ब्लड फ्लोज विद द पल्सेस आउट ऑफ द वाउंड, इसमें ब्लड जो होती है वो पल्सेस के साथ, जैसे हमारा पल्स जो होता है बीट करता है, ठीक उसी के आधार पर जब एक बार पल्स बीट करेगा तो ब्लड का फ्लो बहुत तेज़ हो जाएगा, फिर कम हो जाएगा, फिर फ्लो तेज हो, अर्थात खून का धार जो होता है बहुत तेज़ी से बहता है। तीसरा कह रहा है ब्लड फ्लो स्लोली आउट ऑफ द वाउंड, और जब ब्लड का बहाव जो होता है बहुत धीरे धीरे होता है। तो बच्चों आप इसको ध्यान दे लीजिए, रिमार्क कर लीजिए, जब ब्लड का फ्लो बहुत डाउन होता है, बहुत स्लो होता है, तो वो कैपिलरी का होता है, अर्थात जो हमारी स्किन में थोड़ा सा चोट लग जाए, थोड़ा सा टियर एंड वियर हो जाता है, खरोच लग जाता है, तो हल्का हल्का जब ब्लड निकलता है तो इसका मतलब वो कैपिलरी का ब्लड निकल रहा है। और जब बहुत तेज़ी से बाहर की ओर निकलता है बच्चों, ब्लड फ्लोज विद द पल्सेस आउट ऑफ द बाउंड, घाव से बहुत तेज़ी से, जैसे जैसे हमारा पल्स बीट करता है वैसे बहुत तेज़ी से ब्लड बाहर के निकलता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, आर्टरी का ब्लड फ्लो करते हैं। और वेंस का जो बहाव होता है बच्चों वो इक्वली आउट ऑफ द बाउंड, हमारे बाउंड से क्या होता है, हमारा जो घाव होता है उसमें लगातार क्या होता है, ब्लड बहता रहता है, लेकिन एक नॉर्मल वे में। तो इसमें सही ऑप्शन क्या होगा, इसमें सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, ब्लड फ्लोज इक्वली आउट ऑफ द बाउंड। जैसा कि आप इस फिगर के माध्यम से देखें, यहाँ मैंने दिखाने की कोशिश किया है, ये देखिए हेमरेज क्लासिफिकेशन है, तो ये देखिए आपको जो यहाँ नज़र आ रहा है ये कैपिलरी का ब्लड फ्लो है ना, देख रहे हैं कैपिलरी, अर्थात यहाँ बहुत धीरे धीरे ब्लड, देखिए यहाँ लिखा गया स्लो, इवन फ्लो और ब्राइट रेड कलर, अर्थात यहाँ जो खून का बहाव होगा बहुत स्लो होता है ना, अर्थात ये बहुत धीरे धीरे फ्लो करता है। और यहाँ जो खून का कलर होगा वो बहुत ब्राइट होता है, चमकीला होता है और रेड कलर का होता है ना, चमकीला रेड कलर का होता है। और यहाँ खून बहुत धीरे धीरे निकलता है, कैसा निकलता है, बहुत धीरे धीरे। अब यही वेंस की बात करिए तो वेंस क्या होता है, स्टडी होता है, अर्थात धीरे धीरे, कुल मिला के इसके कंपेरिजन में यहाँ थोड़ा तेज़ी से ब्लड निकलता है, स्लो, अर्थात इसका भी जो फ्लो करने का स्लो रेट है वो स्लो रहेगा। अब ब्लड जो होगा बच्चों इसका डार्क रेड होता है, बहुत ही डार्क होता है, क्यों, क्योंकि यहाँ वेंस में कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है, इसलिए यहाँ का जो ब्लड होता है, वेंस का जो ब्लड होता है, ये इन दोनों की अपेक्षा यहाँ बहुत डार्क होता है ना, तो ब्लड बहुत चमकीला होता है और डार्क होता है। वहीं अगर आर्टरी की बात करेंगे तो देखिए आर्टरी में क्या होता है, ब्लड का फ्लो कितनी तेज़ी से हो रहा है, यहाँ देखिए ब्लड का फ्लो बहुत तेज़ी से हो रहा है, अर्थात जैसे ही एक पल्स, जैसे हमारा ये नाड़ी धड़कता है तो बिल्कुल इसी फ्लो के साथ हमारा ब्लड बहुत तेज़ी से एकदम समान चाल में बहुत दूरी से फ्लो करता है, और ब्लड बहुत तेज़ी से नीचे की ओर, अर्थात बहुत तेज़ी से फ्लो करता हुआ नज़र आएगा। यहाँ देखिए तो यहाँ क्या होता है, स्पर्टिंग ब्लड बहुत तेज़ी से, अर्थात पल्सेटिंग फ्लो होता है, बहुत तेज़ी से पल्सेट करके निकलता है, बहुत तेज़ धार में खून बाहर की ओर निकलेगा। और जो ब्लड होगा वो ब्राइट रेड कलर का होता है, चमकीला कलर का होता है। ये बहुत डार्क ब्लड होता है, ये ब्राइट होता है और ये भी ब्राइट होता है। तो जब हमारे शरीर से डार्क ब्लड निकलने लगे तो समझिए वो वेंस का ब्लड आ रहा है, क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व है। और जब ब्राइट कलर का होता है, चमकीला कलर का होगा, एकदम बिल्कुल साफ़ सुथरा दिख रहा होता है, तो समझिए वो कैपिलरी या आर्टरी का रहा है। आर्टरी और कैपिलरी में फ़र्क ऐसे आप देख पाएंगे कि जो कैपिलरीज का ब्लड होता है वो बहुत धीरे धीरे निकलता है, उजिंग करके निकलता है, जबकि आर्टरी का ब्लड पल्सेटिंग फ्लो करता है, बहुत तेज़ी से एक समान धार में बहुत तेज़ी के साथ फ्लो करता है, जैसा कि आपको एकदम पिचकारी जैसा फ्लो इसका होता है, क्योंकि वो डीप आर्टरी, अर्थात वो मेन आर्टरी जो हमारे हार्ट से सीधे निकलकर टिश्यूज़ की ओर जा रहा है, और जो वेंस होती हैं वो हमारे बॉडी टिश्यूज़ से हार्ट की ओर आ रही होती हैं, अर्थात यहाँ इनका ब्लड का प्रेशर डाउन हो जाता है। लेकिन आर्टरीज़ का ब्लड का प्रेशर चूँकि सीधे हार्ट से निकल रहा है तो हार्ट जितना तेज़ी से फ्लो करता है और वहाँ प्रेशर बहुत तेज़ होता है, जिसकी वजह से वो ब्लड बहुत तेज़ी से बहने लगता है। कहा यह जाता है कि अगर आर्टरी कट जाए, अगर 1 मिनट के अंदर बच्चे उसको बांधा नहीं गया, अगर उसका ट्रीटमेंट नहीं किया गया, तो 1 मिनट के अंदर हमारे बॉडी का पूरा खून बाहर चला जाएगा और आदमी मर सकता है। केवल और केवल 1 मिनट लगेगा, अर्थात 60 सेकेंड के अंदर में उस पेशेंट की जान चली जाएगी। ठीक, तो वहाँ तुरंत इमरजेंसी वहाँ टाइप करना पड़ता है, उसको बांधना पड़ता है। ठीक, इट इज़ सो मच इम्पॉर्टेंट। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। वेयर डू यू पोजिशंस द नॉट इन द एंड ऑफ द बैंडेज ऑफ द इमरजेंसी बैंडेज। देखिए, अगर कह रहा है कि किसी को चोट लग गया है और आप वहाँ बैंडेज कर रहे हैं ना, अर्थात उसको पट्टी बांध रहे हैं, तो पट्टी बांधने के बाद जो पट्टी का अंत होता है उसका गट्ठी आप कहाँ लगाएंगे, क्वेश्चन ये पूछा गया है। वेयर डू यू, देखिए कहा गया वेयर डू यूर पोजिशंस द नॉट, माने गांठ होता है, द नॉट इन द एंड ऑफ द बैंडेज, बैंडेज के एंड में वो जो गांठ आप लगाएंगे इमरजेंसी बैंडेज बांधते समय, आपातकालीन स्थिति में जब किसी को चोट लग जाता है और आप वहाँ पट्टी कर रहे हैं, तो पट्टी करने के बाद जो पट्टी का गांठ बांधते हैं लास्ट में, वो गांठ कहाँ बांधना चाहिए, कहाँ लगाना चाहिए, ये पूछा गया है। क्वेश्चन कर रहा है ऑलवेज ऑन द टॉप ऑफ द बैंडेज, बैंडेज के एकदम टॉप पर, एकदम शीर्ष भाग पर होना चाहिए, क्रॉस्ड ओवर द बाउंड, या बाउंड के एकदम क्रॉस ओवर होना चाहिए, या क्लियरली अवे फ्रॉम द बाउंड, कि घाव से दूर बांधना चाहिए।
चाहिए। डेफिनेटली सी बात है, अगर घाव पर आप गट्ठी लगाएंगे तो वो क्या होगा, घाव पर चुभेगा, इसलिए कभी भी गांठ अगर लगाइए तो घाव से क्या करिए, दूर की ओर लगाइए। तो इसमें कहीं कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, क्लियरली अवे फ्रॉम द बाउंड, अर्थात आपको घाव से दूर गट्ठी लगाना होता है ना। जैसा कि आप इस फिगर में देखिए, ये देखिए गट्ठी लगाया गया है, बैंडेज बांधा गया है। बच्चों बैंडेज बहुत ही अच्छे एकदम ट्रेंड तरीके से आप सीखने के बाद ही बैंडेज बांध सकते हैं। बैंडेज बांधने के लिए आपको स्पायरली क्या करना पड़ेगा, रैप करना पड़ता है। बिल्कुल आप स्पायरली मैनर में रैप करिए और रैप करने के बाद आप या तो गट्ठी लगाइए या तो फिर देखिए ये क्लिप है, ये क्या करते हैं, बैंडेज बांधने के बाद लास्ट में ये क्लिप लगाया जाता है। ये देखिए बैंड अब तो इस प्रोफेशन में अब ऐसा आ गया है, क्लिप आ गया है। बैंडेज बांधने के बाद तुरंत क्लिप लगा देते हैं, जिसकी वजह से बैंडेज ढीला नहीं होता है। और इसको कहाँ लगाते हैं, घाव से जस्ट दूर। अब तो ये बैंडेज हो गया, नहीं तो पहले रिवाज में क्या था, टेप भी था। ये देखिए इसको सर्जिकल टेप कहते हैं। बैंडेज लगाने के बाद क्या कर देते हैं, इसको टेप से कस देते हैं। ये टेप है, इसको हम सर्जिकल टेप कहते हैं। तो या टेप लगाइए या तो क्लिप लगाइए या तो फिर पहले पिनिंग भी किया जाता था या फिर गट्ठी किया जाता है। 4 प्रकार के हैं, या तो बैंडेज करने के बाद गट्ठी बांध दीजिए, या बैंडेज करने के बाद क्लिप लगा दीजिए, या बैंडेज करने के बाद आप टेप लगा दीजिए, या बैंडेज करने के बाद पिनिंग कर दीजिए, पिन लगा दीजिए। चारों चीज़ होते हैं। लेकिन यहाँ देखिए, ये देखिए, ये इस मैनर में बताया गया है कि ये गट्ठी कहाँ लगाया गया है। चोट मान लीजिए अगर यहाँ पाम में लगा है, हथेली में लगा है, तो गट्ठी यहाँ बांधा गया है ना। और इसको देखिए, अरे स्पायरली वेव जैसे सर्पीला आकार में इसको अरेंज करते हैं, चारों तरफ से घुमा के लपेटा गया है और लास्ट में यहाँ बैंडेज लगाया गया है। चाहे यहाँ बैंडेज करिए या क्लिपिंग करिए, सॉरी यहाँ गट्ठी लगाया गया, नॉट लगाया गया है। तो क्वेश्चन यही पूछा गया है कि अगर इमरजेंसी पीरियड में आप बैंडेज बांध रहे हैं, बैंडेज कर रहे हैं, तो उसका गांठ कहाँ लगाते हैं। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, क्लियरली अवे फ्रॉम द बाउंड, अर्थात घाव से दूर गट्ठी हम लगाते हैं। ठीक, इट इज़ सो मच इम्पॉर्टेंट। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द आइटम्स मेंशन्ड बिलो द कॉज ऑफ द शॉक। देखिए यहाँ थोड़ा सा टाइप करने में गड़बड़ हो गया, विच रहेगा WHICH। विच ऑफ द आइटम्स मेंशन्ड बिलो कैन कॉज द शॉक, अर्थात नीचे दिए गए जो तथ्य हैं उनमें से किसकी वजह से शॉक होता है। अर्थात शॉक माने होता है सदमा। पेशेंट को नीचे दिए गए जो ऑप्शन हैं उनमें से किसकी वजह से शॉक लग जाता है, सदमा आ जाता है। तो ऑप्शन जो दिया गया है, ऑप्शन नंबर पहला है अ शॉर्ट पीरियड ऑफ द अनकॉन्शसनेस फेंटिंग, अर्थात अगर वो चेतना, अर्थात उसकी चेतना जा रही है, अर्थात अनकॉन्शसनेस की ओर जा रहा है, शॉर्ट अनकॉन्शसनेस होने की वजह से शॉक लग जाता है। दूसरा क्या है, हार्ट अटैक की वजह से शॉक लगता है। कि तीसरा क्या है, आप फीलिंग्स ऑफ द नाजिया, अगर उसका जी मिचलाता है, क्या उसकी वजह से उसकी चेतना जा सकती है, वो मूर्छा में आ सकता है या उसको सदमा लग सकता है। तो आप अपने मन से सोचिए, मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो सेगमेंट्स हमारे जाइए और देखिए, मैंने बताया था कि सदमा लगने के क्या कारण होते हैं। सदमा लगने के, अर्थात सदमा का मतलब होता है बच्चों मूर्छा। जब कोई आदमी कभी कभी देखो सीधे सीधे क्या होता है, उसका शरीर बिल्कुल अनकॉन्शसनेस होता चला जाता है और वो मूर्छा खा के ज़मीन को गिर जाता है, बेहोश पड़ जाता है ना। तो बेहोशी होने के क्या क्या कारण हैं। तो पहला कारण आप जानिए कि अगर हमारे शरीर से एक्सेस वाटर लॉस हो जाएगा, हमारे शरीर से पानी ज़्यादा डिहाइड्रेट होकर बाहर निकल जाएगा, तो हम बेहोश हो जाते हैं, हमको चक्कर आ जाएगा और हम कमज़ोर होते 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 धीरे धीरे हमारी बॉडी की चेतना समाप्त होती चली जाती है, हम बेहोश हो जाते हैं, हमको कुछ सुध बुध नहीं रहता है, हम क्या हो जाएंगे, अनकॉन्शसनेस हो जाते हैं। तो सबसे पहला क्या हो गया, हमारे बॉडी से अगर एक्सेस वाटर लॉस हो जाता है तो हम क्या हो जाएंगे, शॉक लग जाएगा हमको। दूसरा क्या होता है, अगर हमारे बॉडी से एक्सेस ब्लीडिंग हो जाए, बहुत ज़्यादा अगर रक्तस्राव हो जाए, हमारे शरीर से अगर बहुत ज़्यादा खून का स्राव हो जाए, बहुत ज़्यादा खून निकल जाए, तब भी हमको क्या हो जाएगा, हम धीरे धीरे चेतना हमारा चला हो जाएगा और हम अनकॉन्शसनेस में हो जाएंगे और धीरे धीरे हम क्या हो जाएंगे, बेहोश हो जाएंगे, अर्थात हमको मूर्छा आ जाएगा। तीसरा कारण हमने बताया था कि हमारे बॉडी में अगर बच्चों ग्लूकोज का लेवल कम हो जाएगा, अर्थात हमारा ग्लूकोज लेवल का हमारे बॉडी में कितना, हमारे ब्लड में कितना होना चाहिए, 90 से 110 मिलीग्राम पर 100 किलोग्राम ऑफ वाटर पर 100 ml ऑफ वाटर, कितना होना चाहिए, 90 से 110 मिलीग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड होना चाहिए। अगर इतने से कम हो जाएगा तो हमको क्या हो जाएगा, हम हाइपोग्लाइसेमिया के शिकार हो जाते हैं, अर्थात हमारे ब्लड में अगर ग्लूकोज का लेवल डाउन हो जाता है तो भी हमको क्या हो जाता है, उसको हम कहते हैं हाइपोग्लाइसेमिक शॉक ना, या हाइपोग्लाइसेमिक कोमा। तो हमको चक्कर आ जाता है और हम बेहोश होकर गिर जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम हो गया है। आप इसको डिनोटेड कर लेंगे कि हमारे ब्लड में ग्लूकोज लेवल नॉर्मली कितना होना चाहिए, 90 से 110 मिलीग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड। हमारे ब्लड में अर्थात 100 ml ब्लड में 90 से 110 मिलीग्राम ग्लूकोज होना चाहिए। अगर इससे कम हो जाता है तो हम हाइपोग्लाइसेमिक कहे जाते हैं, और हमारे ब्लड में अगर हाइपोग्लाइसेमिया हो जाता है तो हाइपोग्लाइसेमिक कोमा हम चले जाते हैं या हाइपोग्लाइसेमिक शॉक हो जाता है, जिसकी वजह से हम चक्कर खा के गिर जाते हैं। उस
कंडीशन में पेशेंट को तुरंत ग्लूकोज खिलाया जाता है या शुगर का कोई चीज़ खिलाया जाता है या तुरंत भोजन कराया जाता है, जिसकी वजह से उसके शरीर में ग्लूकोज का लेवल मेंटेन हो जाए, है ना। तो ग्लूकोज का लेवल भी हमारे शरीर में कम नहीं होना चाहिए, इसके वजह से भी शॉक लगता है। और ग्लूकोज का लेवल हमारे शरीर में ज़्यादा हो जाने से भी हमको क्या होता है, अर्थात जिसको हम डायबिटिक कोमा कहते हैं या डायबिटिक शॉक कहते हैं। डायबिटिक पेशेंट में भी आदमी बेहोश होकर गिर जाता है, या फिर हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन में भी अगर हमारे बॉडी में ग्लूकोज का लेवल कम हो जाए या ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा हो जाए, दोनों कंडीशन में हमको क्या हो जाता है, सदमा लग जाता है, शॉक लग जाता है। ठीक, तो यहाँ जो क्वेश्चन पूछा गया है इसमें कौन सा सही है, क्योंकि इसमें न तो वाटर लॉस दिया गया है न तो ब्लड का लॉस दिया गया है। इसमें एक चीज़ और कहा गया है, हार्ट अटैक के केसेस में जब किसी आदमी को हार्ट अटैक आना होता है तो हार्ट अटैक के केसेस में भी आदमी को क्या हो जाता है, सदमा लग जाता है, वो पहले बेहोश हो जाता है, क्योंकि उसकी बॉडी में बहुत तेज़ी से पेन होता है। जो इसका पेक्टोरलिस मेजर या पेक्टोरलिस मसल्स होता है, जो चेस्ट पर मसल्स होता है बच्चों, दो मेजर मसल्स होते हैं, एक होता है पेक्टोरलिस माइनर मसल्स और दूसरा होता है पेक्टोरलिस मेजर मसल्स। इन दोनों मांसपेशियों में बहुत तेज़ी से कंट्रैक्शन होता है, खिंचाव होता है, उसकी फेस की जो मांसपेशियाँ होती हैं वो कंट्रैक्ट होती, खींचती चली आती हैं, अब बॉडी के अंदर, उसके चेस्ट के अंदर बहुत तेज़ी से पेन होगा और वो अनकॉन्शियस होकर बेहोश हो जाता है। तो हार्ट अटैक के केसेस में भी क्या होता है, सदमा लग जाता है। तो इसमें सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अर्थात क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा ऐसा कंडीशन है जिसकी वजह से आदमी शॉक में चला जाता है। देखिए क्वेश्चन एक बार फिर से यहाँ देखिए दिया गया है कि विच ऑफ द आइटम्स मेंशन्ड बिलो द कॉज ऑफ द शॉक। इसमें नीचे दिया गया जो आइटम्स है, इसमें किसकी वजह से शॉक लग जाता है, क्या लग जाता है, कह रहा है किसकी वजह से, कौन शॉक मतलब सदमा लगने का कौन कारण है। तो सदमा लगने का कारण कौन हो सकता है, ये हो सकता है हार्ट अटैक। कौन सा सही ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अर्थात हार्ट अटैक इज द मेन फैक्टर्स फॉर द शॉक ना। हार्ट अटैक जो होता है ये शॉक का मेन फैक्टर्स होता है। तो एक बार फिर से आप रिमार्क कर लेंगे कि सदमा या तो फिर बेहोशी हमको कब लगता है, हम कब मूर्छा में आ जाते हैं। तो पहला तो ये होता है कि हमारे शरीर से वाटर लॉस नहीं होना चाहिए। अगर हमारे बॉडी से बहुत ज़्यादा पानी निकल जाएगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा, चाहे वो उल्टी दस्त के माध्यम से, चाहे वो लैट्रिन के माध्यम से, अगर हमारे शरीर से ज़्यादा पानी घट जाएगा तो हम बेहोश हो जाएंगे। इसलिए हमारे बॉडी में एडिक्वेट मात्रा में पानी होना चाहिए, अर्थात 90 से 95%, 98% पानी हमारे शरीर में होना ही चाहिए। हर समय हमको पानी लेते रहना चाहिए। अगर मान लीजिए हमको डायरिया भी हो गया है तो पानी अगर निकल रहा है तो आप किसी न किसी माध्यम से पानी को आपको पीना चाहिए। जितना ज़्यादा आप पानी पिएंगे आपके बॉडी में पानी की कमी नहीं होने पाएगी। तो पानी का लॉस होने से भी हम सदमा में चले जाते हैं। वाटर लॉस ब्लड लॉस होने से, अगर हमारे शरीर से बहुत ज़्यादा ब्लड का एक्सेसिव लॉस होता है तो भी हम सदमे में चले जाते हैं। और हार्ट अटैक भी क्या होता है, बहुत बड़ा इमरजेंसी कारण है। किसी आदमी को अगर हार्ट अटैक हो जाएगा तो वो सदमा में चला जाएगा, उसकी चेतना समाप्त हो जाती है। और सबसे बड़ा फैक्टर से एक और मैं बताना चाहता हूँ, वो क्या है, हाइपरग्लाइसेमिक या हाइपोग्लाइसेमिक शॉक। अगर हमारे बॉडी में, हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है तो भी हम बेहोश हो जाते हैं। ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा बढ़ जाता है तो भी हम बेहोश हो जाते हैं। कम हो जाने को हम हाइपोग्लाइसेमिक शॉक कहते हैं और ज़्यादा हो जाने से हम हाइपरग्लाइसेमिक शॉक कहते हैं। दोनों कंडीशन आदमी मूर्छा में आ सकता है। तो यहाँ जो क्वेश्चन किया गया है वो हार्ट अटैक से रिलेटेड है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगर हमको हार्ट अटैक हो जाता है तो हम बेहोशी के हालात में चले जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन 15 की बात करते हैं। व्हाट शुड यू डू फॉर द शॉक। अर्थात यहाँ देखिए, यहाँ भी गलत टाइप हो गया, YOU होना चाहिए यू। व्हाट शुड यू डू फॉर द शॉक। अर्थात किसी को अगर सदमा लग जाता है, किसी को शॉक लग जाता है, अगर कोई आदमी बेहोश हो जाता है, मूर्छा में आ जाता है, तो हमको क्या करना चाहिए ना। आपको क्या करना, आप एक अगर आप एक ट्रेंड फर्स्ट एडर हैं तो आपको क्या करना चाहिए उस कंडीशन जब आदमी कोई सदमा में चला जाता है। तो देखिए, गिव द पैसेंजर समटाइम्स टू ड्रिंक। अर्थात उसको कुछ पीने के लिए देना चाहिए। गलत है, बिल्कुल उसको नहीं देना चाहिए। दूसरा है लेट्स द पैसेंजर स्लीप। अर्थात पैसेंजर को सोने देना चाहिए, नहीं, ये भी नहीं सही है। अगला तीसरा दिया, गिव नथिंग टू ड्रिंक, रीएश्योर पैसेंजर्स एंड सीक मेडिकल असिस्टेंट्स। अर्थात उसको कोई चीज़ पीने के लिए नहीं देना चाहिए और उसको हर समय हौसला देते रहिए, उसकी साहस बढ़ाते रहिए और साथ ही साथ पैसेंजर को मेडिकल असिस्टेंस देने की कोशिश करिए। अर्थात उसको एक अच्छे मेडिकेशन की ज़रूरत है, एक अच्छे हॉस्पिटल की ज़रूरत है, एक अच्छे ट्रेंड मेडिकल या पैरामेडिकल स्टाफ को आप बुलाएंगे। अर्थात उसको कॉल करके बुलाइए। अर्थात मदद के लिए आप आसपास के लोगों को भी बुलाइए। साथ ही साथ मदद के लिए आप एम्बुलेंस करिए। किसी प्रकार का ट्रांसपोर्टिंग, किसी प्रकार का यातायात करके आपको उसको हॉस्पिटलिटी प्रोवाइड करना चाहिए। तो आपको ये तीनों चीज़ें याद रखनी होनी चाहिए। क्या चीज़ें,
कि पेशेंट को किसी भी प्रकार का कोई भी चीज़ पीने के लिए नहीं देना चाहिए। साथ ही साथ उसका हौसला अफजाई करना चाहिए, उसको साहस देते रहिए और जितना जल्दी हो सके उसको मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराइए, अर्थात उसको एक ट्रेंड मेडिकल पैरामेडिकल स्टाफ्स की ज़रूरत है, एक अच्छी हॉस्पिटलिटी की ज़रूरत है। आप उसके लिए क्या करेंगे, मदद का गुहार करेंगे, किसी न किसी को बुलाकर उसको हॉस्पिटल तक पहुंचाने का काम करेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही है। ठीक, अगला ये क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। व्हाट डू यू डू फॉर द स्मॉल कट। अगर एक छोटा सा कट लग जाए, अगर छोटा सा कट कहीं लग जाता है, कोई सीवियर कट नहीं है, एक मामूली सी कट है, तो उस समय आपको क्या करना चाहिए। पहला ऑप्शन दिया है वॉश विद द सॉप एंड वाटर, कवर विद द स्टेराइल बैंडेज, दूसरा है ओनली कवर विद द स्टेराइल बैंडेज, तीसरा है क्लीन द वाउंड विथ कॉटन वूल। कह रहा है, पहले में कह रहा है कि अगर मान लीजिए किसी को स्मॉल कट लग जाए, छोटा सा घाव लग जाए बच्चों, तो आपको इंश्योर कर लेना है, आपको क्या करना चाहिए, वॉश विद द सॉप एंड वाटर। सबसे पहले जो घाव है, स्किन पर अगर चोट लग गया है, कट गया है, तो सबसे पहले उसको साबुन पानी से धोना चाहिए। क्यों धोना चाहिए, इसका कारण मैं बता दे रहा हूँ। इसलिए कि बच्चों नेचर ने हमारे बॉडी को क्या कर दिया है, कवर्ड कर दिया है ना। अगर हम अपने मुंह को देख लें, मुंह, नाक, आँख और कान और एनस, ठीक, अर्थात कुछ ऐसे जगह है जहाँ खुला हुआ है, नहीं तो पूरे बॉडी को एक बाउंड्री से कवर कर दिया है नेचर ने, और उस बाउंड्री का नाम है स्किन। इसलिए कवर कर दिया है कि कोई भी फॉरेन इन्वाइडर जैसे बैक्टीरिया, वायरस या किसी प्रकार का पैथोजेंस हमारे शरीर के अंदर एंट्री न करने पाए। तो ये जो हमारा स्किन होता है बच्चों, ये क्या है, ये लाइन ऑफ कमांड है जो हमको क्या करता है, हमको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है किसी भी प्रकार के बैक्टीरिया वायरस को अंदर जाने से। तो ये हमारा सुरक्षा कवच है। अगर मान लीजिए किसी प्रकार से ये सुरक्षा कवच हमारा कट जाएगा, फट जाएगा, टूट जाएगा, तो कोई न कोई इन्वाइडर उस घाव के माध्यम से कोई बैक्टीरिया वायरस हमारे शरीर के अंदर एंट्री कर सकता है और हमारा जान ले सकता है। इसलिए आप इंश्योर कर लीजिए कि जब कभी भी, मतलब अगर आपको तरोताज़ा रहना है, आपको बीमारी रहित रहना है, तो आप अपने स्किन को सुरक्षा करिए। कहीं भी हमारी स्किन पर घाव या चोट नहीं लगना चाहिए, कहीं भी खुला हुआ घाव नहीं छोड़ना चाहिए। बाय द वे, अगर कहीं हमको टीयर एंड वियर हो जाता है, हमारा स्किन कट जाता है, तो उसको हर समय तुरंत सोडा पानी, मतलब साबुन पानी से धोना चाहिए और किसी न किसी स्टेराइल ऑइंटमेंट का प्रयोग करके या किसी भी एंटीबायोटिक का मलहम का प्रयोग करके उस पर बैंडेज करना चाहिए। अर्थात घाव को खुला नहीं रखना चाहिए। अगर घाव को खुला रखेंगे तो किसी प्रकार का बैक्टीरिया वायरस आपके शरीर के अंदर एंट्री कर सकता है और हमारा जान ले सकता है। तो इसीलिए कह रहा है व्हाट डू यू डू फॉर द स्मॉल कट। अगर एक छोटा सा कट हो जाए तो आपको क्या करना चाहिए। पहला ऑप्शन है वॉश विद द सॉप एंड वाटर, सोडा पानी से धोना चाहिए, क्योंकि सोडा पानी से आप धोएंगे तो जो साबुन पानी से धोना चाहिए, क्योंकि साबुन जो होता है बच्चों उसमें क्या पाया जाता है, उसमें लिपिड्स पाया जाता है, फैट्स पाया जाता है और जो डिटर्जेंट पाया जाता है। वो जो डिटर्जेंट होता है वो किसी भी बैक्टीरिया वायरस के ऊपर के सरफेस को गला देता है ना, जिसकी वजह से वो मर जाता है। तो साबुन पानी में डिटर्जेंट एक्शन देखने को मिलता है। तो डिटर्जेंट एक्शन के लिए जब आप साबुन पानी से धोएंगे तो वो मर जाता है बैक्टीरिया वायरस, और फिर उसको क्या कर देना चाहिए, कवर विद द स्टेराइल बैंडेज, और फिर उसको स्टेराइल बैंडेज से कवर कर देना चाहिए। घाव को खुला नहीं छोड़ना है। जैसे ही आप उसको पहले साबुन पानी से धोइए, अगर मान लीजिए वहाँ कोई वायरस बैक्टीरिया है तो वो मर जाएगा, और इसके बाद उसको आप किसी स्टेराइल बैंडेज से क्या करिए, कवर कर दीजिए, ढक दीजिए, बैंडेज कर दीजिए, बांध दीजिए, है ना। तो पहला ऑप्शन यहाँ सही होगा कि अगर कोई छोटा सा स्मॉल कट लग जाए तो हमको क्या करना चाहिए, वॉश विद द सॉप एंड वाटर, कवर विद द स्टेराइल बैंडेज। एक चीज़ और आप यहाँ देख लीजिए, मैंने यहाँ आपको बताया है, ये देखिए कहा गया है दिस गाइडलाइन कैन हेल्प यू केयर फॉर द माइनर कट्स एंड स्क्रैप्स। अगर मान लीजिए कहीं छोटा सा घाव लग जाता है, कट लग जाता है, तो वहाँ हमको क्या क्या गाइडलाइन दिया गया है, क्या क्या करना चाहिए। पहला दिया है वॉश योर हैंड्स, अपने हाथ को बहुत अच्छे से धोना चाहिए विद द हेल्प ऑफ द अवॉइड इन्फेक्शन। क्यों, क्योंकि ये आपके हाथ से भी इन्फेक्शन हो सकता है। तो अगर कहीं घाव लग जाए तो सबसे पहले आपको उस घाव को धोना चाहिए, अपने हाथ को प्रॉपरली वे में वॉश करना चाहिए। साथ ही साथ स्टॉप द ब्लीडिंग, अगर वहाँ खून बह रहा है तो किसी कॉटन कपड़े से वहाँ ढककर अपने हाथ से बहुत तेज़ी से प्रेस करेंगे। जब आप प्रेस करेंगे तो खून का बहना बंद हो जाएगा। क्लीन द वाउंड, आप घाव को साफ़ करिए किसी साबुन पानी से, अर्थात सॉप एंड वाटर की सहायता से घाव को धोइए, जिससे वहाँ कोई भी अगर बैक्टीरिया वायरस है तो वो मर जाए। अप्लाई एन एंटीबायोटिक और पेट्रोलियम जेली, फिर इसके बाद आप किसी न किसी एंटीबायोटिक्स का प्रयोग करेंगे, पेट्रोलियम जेली से उसको लगाएंगे और इसके बाद बैंडेज से कवर कर देंगे। अगला क्या है, कवर द वाउंड। मैंने बताया कि वाउंड घाव को क्या करना है, बैंडेज से कवर करना है। चेंजिंग द ड्रेसिंग, और वहाँ जो कपड़ा आप पहने हैं, चूँकि उसमें बैक्टीरिया वायरस का इन्फेक्शन हो सकता है, तो कपड़े को आप क्या करिए, चेंज करिए।
गेट्स द टिटेनस शॉट। और एक चीज़ और है, आपको तुरंत, क्योंकि टिटेनस के जो बैक्टीरिया हैं बच्चों वो कहीं न कहीं किसी वेपन्स के माध्यम से या मिट्टी के माध्यम से हमारे शरीर के अंदर एंट्री कर सकते हैं, इसलिए टिटेनस का इंजेक्शन आप लगा, कहीं भी चोट लगे तो तुरंत आपको तत्काल में टिटेनस का इंजेक्शन लेना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि टिटेनस के बैक्टीरिया अन्यत्र नहीं हर एक जगह पाए जाते हैं, क्योंकि मिट्टी में पाए जाते हैं, किसी भी वेपन्स में लगे रह सकते हैं। तो कहीं भी किसी भी चीज़ से अगर चोट लगे तो आप तुरंत, अगर घाव खुलता है तो तुरंत आप वहाँ टिटेनस का इंजेक्शन जरूर लें ना। गेट अ टिटेनस शॉट्स, अर्थात वहाँ टिटेनस का इंजेक्शन लीजिए। वॉच द साइन ऑफ द इन्फेक्शन, और इन्फेक्शन के साइन को, उसके लक्षण को आप देखते रहिए। तो ये कुछ ऐसे गाइडलाइंस हैं जो माइनर कट होने पर आपको इनको इंश्योर करना है, इनको जानना है और इनके विषय में अच्छे से आपको केयर करना है। ठीक, इट इज़ सो मच इंपॉर्टेंट। तो यहाँ क्या क्वेश्चन दिया गया था? क्वेश्चन दिया गया था व्हाट डू यू डू फॉर द स्मॉल कट्स। अगर छोटा सा कट लग जाता है तो आपको क्या करना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, वॉश विद द सॉप एंड वाटर, साबुन पानी से धोना चाहिए और फिर उस घाव को बैंडेज से कवर करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला आइए क्वेश्चन नंबर 17 पर बात करते हैं। व्हाट इज़ इंक्लूडेड इन द CPR प्रोसीजर। CPR अर्थात कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन में हम लोग क्या करते हैं? पहला ऑप्शन है रेस्क्यू ब्रीदिंग ओनली, केवल रेस्क्यू ब्रीदिंग देते हैं। दूसरा कह रहा है कंप्रेशंस ऑफ द चेस्ट ओनली, केवल चेस्ट पर हम कंप्रेशन देते हैं। तीसरा कह रहा है रेस्क्यू ब्रीदिंग एंड चेस्ट कंप्रेशन। तो सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी सही होगा। मैंने बताया था CPR अगर किसी पेशेंट का हार्ट रेट भी नहीं आ रहा है, पल्स रेट भी नहीं, अर्थात उसकी पल्सेस भी नहीं चल रही है, सांस नहीं चल रही है, धड़कन नहीं चल रहा है, सांस नहीं चल रहा है, अर्थात कुल मिलाकर उसका कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट हो चुका है, न तो हार्ट काम कर रहा है न तो लंग्स काम कर रहा है, उस कंडीशन बच्चों बिना किसी देर लेट लतीफ़ी के, बिना कोई देर किए हुए आपको कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन देना होगा, CPR देना होगा। और CPR का मैंने प्रोसीजर बताया था, उसका जो मेथड्स होता है क्या होता है कि आप अपने दोनों हाथों से क्या करेंगे, उसके चेस्ट पर पूरा जोर लगाकर आप 30 कंप्रेशन देंगे। क्या देंगे? इसको हम कंप्रेशन कहते हैं। उसके चेस्ट पर आप 30 कंप्रेशन देंगे। कितना कंप्रेशन? 30 कंप्रेशन। और प्रत्येक 30 कंप्रेशन पर आपको 2 बार रेस्क्यू ब्रीदिंग देना होगा। अपने मुंह से उसके मुंह में बिल्कुल लॉक करके पूरा पहले आप पूरा डीप सांस लीजिए और पूरे डीप सांस लेने के बाद उसके मुंह में लगाकर पूरा के पूरा सांस, पूरा का पूरा एयर उसके फेफड़े में उतार दीजिए, है ना। तो पूरा सांस जब उसके फेफड़े में उतारते हैं तो उसका फेफड़ा एक्शन में आएगा और उसका फेफड़ा क्या करेगा? रेजिंग करेगा, ऊपर नीचे होगा, और जिसकी वजह से जो उसका ऑक्सीजन है वो उसके हार्ट तक जाएगा। हार्ट में जब आप कंप्रेशन करेंगे तो उसमें क्या होगा? अर्थात उसका हार्ट पंपिंग करने लगेगा, धीरे धीरे वो आदमी अपने आप से क्या कर लेगा? सांस लेने लगेगा और उसका हार्ट फंक्शन में आ जाएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा? अगर कोई आदमी को उसका पल्स भी चला गया है और साथ ही साथ वो सांस नहीं ले पा रहा है, ब्रीदिंग अरेस्ट हो चुका है, कार्डियक अरेस्ट हो चुका है, तो उस कंडीशन में आपको उसको CPR देना मस्ट है, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन देना पड़ेगा। और इस कंडीशन में आपको क्या देना है? कंप्रेशन देना है और रेस्क्यू ब्रीदिंग देना है। अर्थात 30 कंप्रेशन के बाद 2 रेस्क्यू ब्रीदिंग, फिर 30 कंप्रेशन के बाद 2 रेस्क्यू ब्रीदिंग, फिर 30 कंप्रेशन के बाद 2 रेस्क्यू ब्रीदिंग। अर्थात ये कंडीशन आपको तब तक करते रहना पड़ेगा जब तक कि पेशेंट अपने चेतना में न आ जाए, अपने आप से वो ये फंक्शन करने न लगे। ठीक, टिस सो मच। और बीच बीच में मैंने बताया था कि ये सब काम आप करते रहेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप ये इंश्योर कर लीजिए उसको हॉस्पिटलिटी प्रोवाइड करेंगे, अर्थात एक अच्छे डॉक्टर के सलाह में पहुँचाना पड़ेगा, एक अच्छे हॉस्पिटल में आपको उसको रेफ़र करना पड़ेगा, एक अच्छे ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था करके, एम्बुलेंस की व्यवस्था करके उसको अच्छे ट्रेंड मेडिकल या पैरामेडिकल डॉक्टर के पास पहुंचाना पड़ेगा, स्टाफ के पास पहुंचाना होगा। इट इज़ सो मच इंपॉर्टेंट। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के विषय में। व्हाट कैन कॉज द ब्लड सर्कुलेशन स्टॉप्स। अगर हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन स्टॉप हो जाता है, अगर रुधिर परिसंचरण की प्रक्रिया बंद हो जाती है, खून का चलना बंद हो जाता है, तो क्या हो सकता है? तो आप जान लीजिए एक सिंपल सी चीज़ है। अगर हमारे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन लॉस हो जाएगा तो ऑक्सीजन की डिफिशियंसी हो जाएगी, और ऑक्सीजन की डिफिशियंसी हो जाएगी तो हमको हार्ट अटैक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हार्ट अटैक हो जाएगा। ऑप्शन दिया है, पहला ऑप्शन दिया है हार्ट अटैक, दूसरा दिया है ब्लीडिंग इन द स्मॉल वेंस, अगला है हेड बाउंड। कह रहा है हेड बाउंड हो जाएगा कि इस वेंस के माध्यम से ब्लीडिंग होने लगेगा कि हार्ट अटैक हो जाएगा। तो बच्चों जब हमारे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है तो सीधी सी बात है हार्ट अटैक हो जाएगा, है ना। अर्थात ब्लड सर्कुलेशन रुका कि हार्ट अटैक हो जाएगा, हार्ट फंक्शन में नहीं रहेगा तो हार्ट अटैक हो जाएगा। और हार्ट अटैक हो जाएगा तो आप समझ लीजिए कि क्या हो जाएगा? आदमी कोमा में चला जाएगा, और कोमा में चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? उसी को हम कहते हैं सदमे में आना, शॉक में आना, अल्टीमेटली पेशेंट मर जाएगा, है ना। तो सीधी सी बात है कि ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रॉपर हुआ, ब्लड सर्कुलेशन हमारा स्टॉप हुआ, हमारे शरीर में खून का दौड़ना बंद हो गया, रुधिर परिसंचरण की प्रक्रिया क्या हो रिटार्ड हो गई, तो सीधे हार्ट अटैक होना है। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्या सही है? ऑप्शन नंबर ए सही है, हार्ट अटैक हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। व्हाट डू यू डू इफ़ समवन सडनली बिगिंस टू ब्लीड सीवियरली। अर्थात क्या करेंगे जब किसी आदमी को
तुरंत अर्थात बहुत तेज़ी से सीवियरली उसको ब्लीडिंग होना शुरू हो जाता है। और सडनली अगर अकस्मात किसी व्यक्ति का ब्लीडिंग होना शुरू हो जाता है तो उस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए, है ना, क्या करना चाहिए? पहला कह रहा है टेल देम टू लीक आउट द ब्लड, अर्थात उसको कह देना चाहिए कि ब्लड को बहने दीजिए, ऐसा कुछ। दूसरा कह रहा है अप्लाई प्रेशर टू द वाउंड, या फिर घाव पर क्या करना है, प्रेशर अप्लाई करना चाहिए किसी कपड़े से ढककर, अर्थात किसी साफ कपड़े से ढककर उसके ऊपर प्रेशर, अपने हाथ से प्रेशर देना चाहिए। तीसरा है स्क्रीम एंड रन्स। अगला है रिमूव फॉरेन ऑब्जेक्ट, अर्थात जो फॉरेन ऑब्जेक्ट है उसको हटा देना चाहिए। तो सही ऑप्शन इसमें क्या होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर बी सही है, अप्लाई प्रेशर ऑन द बाउंड। जैसा किसी को अगर घाव हो मतलब ब्लीडिंग अकस्मात होने लगा बच्चों, तो ब्लीडिंग अगर हो रहा है तो किसी कॉटन के कपड़े से, अर्थात कोई साफ कपड़ा उसके बाउंड पर रखिए और फिर अपने हाथ से बहुत तेज़ी से प्रेशर दीजिए, जिसकी वजह से धीरे धीरे उसका जो है ब्लड बहना बंद हो जाएगा। जैसा कि स्पीकर में आप देखिए, स्पीकर में देखिए किसी पेशेंट को ये चोट लग गया है तो ये कॉटन कपड़े से ढक कर उसको क्या कर दिया गया, प्रेशर लगाया गया है, और ये प्रेशर अप्लाई करेंगे तो धीरे धीरे उसके वाउंड्स में जो ब्लड आ रहा है वो ब्लीडिंग क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ठीक, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा, अप्लाई प्रेशर टू दी वाउंड, है ना। आइए क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ द हाइपोथर्मिया, अर्थात हमारे शरीर में अगर हाइपोथर्मिया हो जाता है, अर्थात ब्लड का टेम्परेचर हमारा डाउन हो जाए। आप पहले ये जानिए कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता कितना है। हमारे बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना होता है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड। और चूँकि हम वार्म ब्लडेड हैं इसलिए हमारा ब्लड हर समय क्या होना चाहिए, हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है बच्चों वो कंजर्व होना चाहिए, बॉडी का टेम्परेचर लॉस नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर ही हमको एनर्जी प्रोवाइड करता है। अर्थात हमारे बॉडी का टेम्परेचर अगर डाउन हो जाएगा तो हमारे शरीर से एनर्जी जो है, बाउंड एनर्जी जो है बधी हुई एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी और हम लोग मर जाएंगे। ठीक, तो हमारे एनर्जी को कंजर्व करने के लिए, हमारे एनर्जी को बांधने के लिए इतना टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर हमारे शरीर के लिए बहुत ही उपयोगी है, इससे कम नहीं होना चाहिए। हमारे बाहर का टेम्परेचर चाहे जितना बढ़ जाए, हमारे बाहर का टेम्परेचर चाहे जितना घट जाए, लेकिन हमारा बॉडी टेम्परेचर हर समय कांस्टेंट होता है। इसीलिए हम लोग क्या कह जाते हैं, हम लोग कैसे हैं, अर्थात हम लोग हर समय क्या है, समतापी हैं। अर्थात हमारा बॉडी टेम्परेचर हर समय समान बना रहता है। कितना? 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन किया गया है कि व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ द हाइपोथर्मिया। जब कभी हमको हाइपोथर्मिया हो जाता है, हमारे बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाता है, अर्थात 37 डिग्री सेंटीग्रेड से घट जाता है। घटेगा कब? घटेगा तब जब हमको कोई ठंडक, जैसे हमको अपार ठंडी पड़ रही, बहुत तेज़ी से ठंडक में ठंडी पड़ रही है और वो ठंडी हमारे अंदर चली जाए, हमको ठंडी लग जाए, जिसको कहते हैं ठंडी लगना। अगर हम कपड़ा ठीक से नहीं, अपने बॉडी को कवर नहीं करेंगे, कपड़ा ठीक से नहीं पहने रहेंगे तो बाहर की ठंडी हमारे शरीर के अंदर चली जाएगी और वो हमारे ब्लड में घुस जाती है, जो हमारे ब्लड के टेम्परेचर को घटा देता है। अर्थात 37 डिग्री सेंटीग्रेड से घटाकर वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड, 36 डिग्री सेंटीग्रेड, 34 डिग्री सेंटीग्रेड कर देता है। तब इसको हम हाइपोथर्मिया कहते हैं। हाइपो माने कम, थर्मिया माने टेम्परेचर, अर्थात हमारा टेम्परेचर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और जब हमारा टेम्परेचर कम हो जाता है तो मैंने बताया कि वो टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमारा जो एनर्जी है वो बाउंड रहता है। तो जब कम टेम्परेचर हो जाएगी तो हमारी एनर्जी लॉस होने लगती है, एनर्जी टूट टूट कर बिखर जाती है, जिसकी वजह से हम मर जाते हैं। तो हमारा एनर्जी खत्म हुआ तो हम मरे, है ना। तो कुल मिला के एनर्जी को कंजर्व रखने के लिए अपने बॉडी टेम्परेचर को इंसुलेट करना पड़ेगा, अपने बॉडी टेम्परेचर को कंजर्व करना पड़ेगा। इसीलिए तो नेचर ने हमारे बॉडी को कवर करने के लिए कपड़े दिया है, हमारे बॉडी को कवर करने के लिए स्किन दिया है, हमारे बॉडी को कवर करने के लिए हेयर दिया है, बाल दिया है ना। तो इसीलिए हमको दिया है। तो आप अपने बॉडी टेम्परेचर को बाहर न जाने दीजिए और बॉडी टेम्परेचर को घटने न दीजिए। अगर बॉडी का टेम्परेचर घटा तो समझिए उसको हम हाइपोथर्मिया कहेंगे और उस हाइपोथर्मिया में हम मर जाएंगे। तो देखिए क्या सिम्टम्स आता है, कह रहा है व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ द हाइपोथर्मिया। अगर किसी आदमी को ठंडक लग जाता है तो क्या सिम्टम्स आए, क्या लक्षण आ गए। देखिए कोल्ड, उसको बहुत तेज़ी से ठंडक महसूस, उसके अंदर से ठंडी महसूस होगी। टायर्ड, वो थका हुआ महसूस होगा, जैसे उसके बॉडी में कोई दम ही नहीं रह गया है। सीवरिंग, वो कांपने लगेगा। एंड एक्टिंग एबनॉर्मली, और वो उसका जो एक्शन होगा, उसका जो क्रियाकलाप होगा वो असामान्य हो जाएगा। तो पेशेंट के अंदर बहुत तकलीफें आ जाएगी, अर्थात वो लगेगा उसको बेहोशी आने लगेगी और वो एकदम थका हुआ हो जाएगा, टायर्ड हो जाएगा, उसको ठंडक लगेगी, वो कांपने लगेगा। अगर हमको ठंडी लग जाती है तो ठंडक लग जाने से कोई आदमी बच नहीं सकता। क्यों? क्योंकि हमारा टेम्परेचर लॉस हो जाता है, हमको हाइपोथर्मिया हो जाता है। तो यही सिम्टम्स आता है। तो कुल मिला के हमको अपने टेम्परेचर को क्या करना पड़ेगा, कंजर्व करना पड़ेगा, अपने बॉडी को कवर्ड करके रखना होता है। 37 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हमारा बॉडी ताप नहीं होना चाहिए। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा। कोल्ड, टायर्ड, सीवरिंग एंड एक्टिंग एबनॉर्मली, अगर हाइपोथर्मिया हो जाता है तो ये लक्षण हमको देखने को मिलता है। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21।
व्हाट इज़ द बेस्ट ट्रीटमेंट ऑफ द सेकंड डिग्री बर्न। अगर सेकंड डिग्री बर्निंग होती है तो क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, क्या बढ़िया ट्रीटमेंट है, पूछा गया है क्या बेस्ट ट्रीटमेंट है अगर सेकंड डिग्री बर्निंग होती है। तो बच्चों प्रीवियस वीडियो सेगमेंट से हम बताया था कि थर्ड डिग्री बर्निंग होती है जिसको हम डीप बर्निंग कहते हैं, तो उसमें हमारे बॉडी का 60% के ऊपर का हिस्सा जल जाता है, अर्थात हमारे बॉडी का 60% भाग जब जल जाता है उसमें हमारा डर्मिस और एपिडर्मिस दोनों जल जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ हमारे स्किन के जो डेरिवेटिव्स होते हैं बच्चों, जैसे हमारा जो स्वेट ग्लैंड्स है वो भी हमारा जल जाता है। और वहाँ एक्सेसिव वाटर लॉस हो जाने की वजह से, क्योंकि मैंने बताया ना जब सब जल जाता है तो हमारे शरीर का ज़्यादा से ज़्यादा पानी बाहर निकल जाता है, और जब ज़्यादा से ज़्यादा पानी बाहर निकल जाएगा क्या मिलेगा, कुल पानी बाहर निकल जाता है, तो हम शॉक में चले जाते हैं, सदमे में चले जाते हैं, और पेशेंट सदमे की वजह से बच्चों मर जाता है। तो ज़्यादा मैंने बताया था कि अगर आदमी 60% के ऊपर का बर्निंग हो गया है, डीप बर्निंग में चला गया है, जिसको हम थर्ड डिग्री बर्निंग कहते हैं, तो उसमें आदमी की रिकवरी नहीं हो सकती, बचाना बड़ा मुश्किल होता है। अगर 1-2% बचाने की चांसेस होती भी हैं तो उसमें उसकी स्किन किसी काम की नहीं रह जाती, वहाँ केवल और केवल स्किन ग्राफ्टिंग करना पड़ जाता है, थाई का स्किन काट के वहाँ ग्राफ्टिंग करना पड़ता है, क्योंकि स्किन की रिजनरेशन खत्म हो जाती है। तो उससे हल्की थोड़ी सी होती है सेकेंड डिग्री बर्निंग। इस प्रकार की बर्निंग में क्या होता है, 40 डिग्री के नीचे 40% के नीचे की जो बर्निंग होती है सेकेंड डिग्री बर्निंग में आ जाएगी, और इस बर्निंग में हमारी स्किन में फफोले पड़ जाते हैं। इसमें केवल एपिडर्मिस वाला भाग जलता है, डर्मिस वाला भाग क्या होता है, सही रहता है। तो इस प्रकार से जब आप इलाज कर देते हैं तो एपिडर्मिस क्या कर रहा है, रीजनरेशन करके एपिडर्मिस बना लेता है। कौन, डर्मल पार्ट हमारा सही है, एपिडर्मिस जली हुई है, तो जब हम दवाई कर देते हैं तो जो हमारा डर्मल पार्ट है वो एपिडर्मिस का निर्माण कर लेते हैं, जिसकी वजह से हमारी नई स्किन आ जाती है। ठीक, तो आप इसको देखिए, अगर सेकेंड डिग्री बर्निंग हो जाती है तो शरीर पर फफोले पड़ जाते हैं, और इसमें भी वाटर लॉस होता है, क्योंकि फफोले पड़ जाते हैं और वाटर लॉस हो जाता है। इसके लिए हमको क्या करना चाहिए, देखिए ऑप्शन देखिए व्हाट इज़ द बेस्ट ट्रीटमेंट ऑफ द सेकेंड डिग्री बर्न। सेकेंड डिग्री बर्न के लिए सबसे बढ़िया इलाज क्या है, पहला है पुट एलोवेरा लोशन ऑन इट, अर्थात उस पर एलोवेरा का लोशन देना चाहिए, बिल्कुल लोशन नहीं लगाना चाहिए। दूसरा है वाटर, अर्थात उस पर वाटर लगाना चाहिए। तीसरा है पुट आइस ऑन द बर्न, बिल्कुल आइस भी नहीं लगाना चाहिए। इसमें सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। और कैसा वाटर इस पर अप्लाई करना चाहिए, कूल वाटर। कैसा वाटर, कूल वाटर, ठंडा पानी। अर्थात जब हमको कहीं ऐसा बर्निंग हो गया, ऐसे हम जल गए हैं जिसमें हमारे बॉडी पर फफोले बन गए हैं, तो बच्चों उसको हम ठंडा पानी डालकर उसका जो ताप है, जो उसका बर्निंग है, जो जलन है, उस जलन को हम ठंडा करते हैं। उस ठंडा करने के लिए हमको कूल वाटर उस पर डालना होता है। कैसा वाटर, कूल वाटर, कोल्ड नहीं। कोल्ड का मतलब आइस, बर्फ़ से बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप बर्फ़ अगर उस पर डाल देंगे तो वो हमारे बॉडी के टेम्परेचर को कम कर देता है। तो फिर वही चीज़ हो जाएगी, जब हमारे बॉडी का टेम्परेचर, क्योंकि बाउंड एकदम खुला हुआ है, घाव बिल्कुल खुला हुआ है, और वो हमारे शरीर के अंदर सीधे ठंडक ला देगा, और बॉडी टेम्परेचर कम हुआ तो हम लोग मर जाएंगे, सदमा लग जाएगा, है ना। तो बॉडी टेम्परेचर को रिड्यूस नहीं करना है, उस पर हमको क्या डालना है, कोल्ड वाटर डालना है, ठंडा पानी डालकर उसको क्या करना पड़ता है, शांत करना पड़ता है। तो सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। आइए इसको हम बताते हैं। ये देखिए इसमें दिया गया है कैसे हम इलाज करते हैं अगर सेकेंड डिग्री बर्निंग होती है, तो आप इसको रिमार्क करते जाएंगे। पहला दिया है रिमूव एनी क्लॉथिंग, अर्थात वो अगर कोई कपड़ा पहना हुआ है तो कपड़े को बिल्कुल हटा देना चाहिए। जलने के बाद उस पर कोई भी कपड़ा नहीं रहना चाहिए। पीस ऑफ द ज्वेलरी, साथ ही साथ अगर कोई गहना पहना हुआ ज्वेलरी है, रिंग पहना हुआ या चेन पहना हुआ है, तो उन सब को जितने भी ज्वेलरीज हैं उसको हटा देना चाहिए। और अदर ऑब्जेक्ट्स, या तो फिर जैसे कलाई घड़ी पहना या कोई भी ऑब्जेक्ट्स अगर पहना है तो उसके शरीर पर कोई भी ऑब्जेक्ट्स नहीं होना चाहिए, कोई भी कपड़ा नहीं होना चाहिए ना। जलने के बाद ये हटा देना चाहिए। दे मे बी हॉट कंटिन्यूइंग टू बर्न द स्किन्स एंड इंटेंसीफाई द सीवियरली ऑफ द बर्न ना। दे में बी हॉट, अर्थात ये क्या हो जाता है, उनके शरीर में बहुत तेज़ी से क्या हो सकता है, गर्मी आ सकती है। मतलब क्योंकि मैंने बताया कि जब बर्निंग हो जाती है तो उसके शरीर में क्या होगी, बर्निंग बनी रहती है। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू रिमूव क्लॉथिंग विदाउट डैमेजिंग द स्किन से लीव इट ऑन ना। अर्थात ये क्या कर रहा है, ये आगे देखिए ये क्या है, इफ़ इट इज़ नॉट पॉसिबल, अगर मान लीजिए उसके शरीर से कपड़ा उतारना संभव नहीं है तो हमको क्या करना पड़ेगा, विदाउट डैमेजिंग द स्किन लीव इट ऑन। अगर मान लीजिए उसको डीप बर्निंग हो गया, मतलब उसको बर्निंग हो गया, जल गया है, और कपड़ा निकालना मुमकिन नहीं हो पा रहा है, तो आप ज़बरदस्ती उसके शरीर से कपड़े को नहीं हटाएंगे। क्यों? क्योंकि उसकी वजह से अगर मान लीजिए आप सीधे ज़बरदस्ती उसके कपड़े को हटाना चाहते हैं तो उसकी स्किन डैमेज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? स्किन डैमेज हो जाएगी। तो उस कंडीशन में अगर मान लीजिए वो कपड़ा कोई पहना हुआ है और बहुत कपड़ा टाइट है, निकलने बड़ा मुश्किल हो रहा है, तो कपड़े को बिल्कुल आप नहीं उतारेंगे, लीव इट ऑन, उसको बिल्कुल वैसे छोड़ दीजिए, है ना। क्यों? क्योंकि आप जोर ज़बरदस्ती से अगर कपड़े को निकालेंगे तो उसकी स्किन क्या हो सकती है, डैमेज हो सकती है। उस कंडीशन में हमको कपड़े को चीर कर, फाड़ कर बाहर निकालना होगा, है ना। कपड़े को आप क्या कर दीजिए,
तोड़ दीजिए, फाड़ दीजिए और तब बाहर निकालिए। ठीक, कुल मिलाकर उसके ब्लिस्टर टूटने नहीं चाहिए, उसमें जो फफोले पड़े हैं उस फफोले को टूटना नहीं चाहिए, उसके स्किन को डैमेज नहीं करना। अगर आप स्किन को डैमेज कर देंगे स्किन खुल जाएगी, स्किन नहीं खुलना है। आप उसके ब्लिस्टर को वैसे छोड़ दीजिए, धीरे धीरे उसके ब्लिस्टर को क्या करना है, और तोड़ना भी नहीं, अपने आप वो सूख जाएगा, है ना। ब्लिस्टर को गलती करके भी कभी नहीं तोड़ना चाहिए। अगर बॉडी में फफोले पड़ गए हैं, उसमें पानी भरा हुआ है, तो उसको बिल्कुल नहीं तोड़ना है, तोड़ने से वहाँ इन्फेक्शन बढ़ जाएगा। ठीक, दूसरा चीज़ देखिए, दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, कूल द बर्न बाय रनिंग इट अंडर द कूल। जैसा कि मैंने बताया ना, कूल द बर्न अर्थात उसको जो जलन है उस जलन को आप क्या करेंगे, कूल करेंगे, ठंडा करेंगे, रनिंग इट अंडर कूल अर्थात उसको चाहे पंखा का हवा दीजिए या तो फिर ठंडा पानी डालिए। देखिए, बट नॉट कोल्ड वाटर, लेकिन कोल्ड वाटर नहीं, आइस तो बिल्कुल नहीं। डू नॉट अप्लाई आइस टू द बर्न अर्थात उसके बर्न पर, उसके जले हुए चीज़ पर, जले हुए जो फफोला पड़ गया है उस पर आपको बर्फ़ नहीं डालना है। बर्फ़ डालेंगे तो बॉडी टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, तो हाइपोथर्मिया हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारा जान जा सकता है। तो हाइपोथर्मिया नहीं, बिल्कुल आप कोल्ड वाटर डालेंगे, मतलब कूल वाटर डालेंगे, ठंडा पानी डालेंगे, और या तो फिर ठंडी चीज़ से हवा करेंगे, जैसे पंखी से या बेनी से, या फिर कोई पंखा चलाएंगे हल्का, बिल्कुल लो वोल्टेज पर आप क्या करेंगे, पंखा देंगे, धीरे 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 उसका जो जलन है वो शांत होने लगता है। तो आपको ये इंश्योर करना है। तीसरा है, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स फ्लूइड टू प्रिवेंट डिहाइड्रेशन। जैसा कि मैंने बताया कि जब बच्चों कोई आदमी जल जाता है तो जलने से उसके शरीर से ज़्यादा से ज़्यादा वाटर लॉस होने लगता है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि जलन इतना तेज़ होता है कि बाहर का पानी, अंदर का पानी बाहर आने लगता है, जिसकी वजह से पानी की कमी होने लगती है। तो उस कंडीशन में पेशेंट को ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके अधिक से अधिक प्लेंटी ऑफ वाटर, बहुत अधिक पानी पीने के लिए दीजिए। यहाँ तक कि इलेक्ट्रोलाइट दीजिए, इलेक्ट्रोलाइट का फ्लूइड हर समय बनाकर आप देते रहिए, जिसकी वजह से उसका जो डिहाइड्रेशन है वो प्रिवेंट हो जाए, दूर हो जाए। अर्थात आपको पानी को मेंटेन करने के लिए एडिक्वेट मात्रा में पानी बैलेंस बना रहे, इसके लिए, क्योंकि वो उसके शरीर से वाटर का लॉस हो रहा है, टेम्परेचर इतना ज़्यादा है कि पानी बाहर उसका क्या हो रहा है, निकल रहा है। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए, उसको इलेक्ट्रोलाइट देना चाहिए या पानी पीने के लिए देना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप पानी पिलाइए, जिसके उसके शरीर में पानी का जो मात्रा है वो कम ना होने पाए, क्योंकि पानी की कमी हुई तो मैंने बताया कि एक्सेस वाटर लॉस हो जाने से, एक्सेस ब्लड लॉस हो जाने से पेशेंट कहाँ चला जाता है, कोमा में चला जाता है, शॉक्स में चला जाता है, जिसकी वजह से वो मर सकता है, ब्रेन डेथ हो जाएगा और वो मर जाएगा। ठीक, तो आप इसको बचाना है। अगला देखिए, अगला इंपॉर्टेंट चीज़ कर रहा है, कवर द बर्न विद द गीज और द लूज ड्रेसिंग। अर्थात अब जैसे मान लीजिए आप ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो उसका जो घाव है उस घाव को ढकने के लिए आप लूज कपड़े का प्रयोग करें ना, उसको उसके शरीर पर केवल कपड़ा ओढ़ा भर दीजिए, जैसे कोई रुमाल हो गया, एकदम बिल्कुल पतला झिल्ली झन्नादार एकदम पतला कपड़ा आप उसके शरीर को कवर करेंगे उससे, है ना। तो डू नॉट रैप द कवर टाइटली अर्थात उसके शरीर पर जो है किसी टाइटली कपड़े से रैप नहीं कर, लपेटेंगे नहीं, लपेटना नहीं है बिल्कुल। अगर उसके शरीर पर कहीं जलन है, कोई घाव है, तो केवल और केवल उसके शरीर पर उस कपड़े से उड़ा दीजिए, ढक दीजिए बस ना। एट दिस कैन कट ऑफ द सर्कुलेशन। अगर मान लीजिए आप कोई टाइट कपड़ा पहना देते हैं तो उसके सर्कुलेशन को क्या कर सकता है, कट ऑफ कर सकता है, ब्लड सर्कुलेशन की प्रक्रिया को रोक सकता है। तो आप भूल कर भी ऐसा कभी नहीं करेंगे। अगर किसी आदमी को घाव हुआ है, बर्निंग हो गया है, तो उसको क्योंकि वहाँ मक्खी न जाने पाए, किसी प्रकार का कोई वाहक न जाने पाए, जिसकी वजह से कोई बैक्टीरिया वायरस उस घाव पर चला जाए, तो उसको रोकने के लिए भी आपको उपाय करना है। तो घाव को खुला नहीं रखना है, घाव को ढकने के लिए आप बिल्कुल पतले कपड़े का प्रयोग करेंगे और उस कपड़े से उसको केवल ओढ़ा भर देंगे, रैप भी नहीं करेंगे, लपेटेंगे नहीं, जिसकी वजह से कोई मक्खी भी वहाँ न बैठने पाए और साथ ही साथ उसका जो ब्लिस्टर है फफोला टूटने भी ना पाए, इन्फेक्शन भी ना होने पाए। तो इसको आपको इंश्योर करना है। अगला क्या दिया है, डू नॉट ब्रेक ओपन ब्लिस्टर। जैसा कि मैंने कहा कि उसके शरीर पर जो फफोले पड़ जाते हैं, गोले गोले उसमें पानी भर जाते हैं, उसको आपको कभी भी भूल कर भी ब्लिस्टर को तोड़ना नहीं, ओपन नहीं करना है। धीरे धीरे वो खुद ही सूख जाएगा और वो पपड़ी बन के बाहर निकल जाएगा, है ना। तो आपको उसको तोड़ना नहीं, अगर आप तोड़ेंगे तो इन्फेक्शन वहाँ बढ़ जाएगा। अगला है अवॉइड अप्लाइंग बटर और अदर होम रेमेडीज़ स्पेशली इमीडिएटली आफ्टर द सस्टेनिंग द बर्न। अगर जैसे ही तुरंत वो उसको बर्न हो गया है, जलन हो गया है, अगर वो जल गया है, तो उस पर आपको भूल कर भी किसी भी प्रकार का कोई होम रेमेडी नहीं लगाना है, किसी प्रकार का कोई ऑइंटमेंट नहीं लगाना है। अर्थात घर का बना हुआ कोई भी चीज़ उसको लेप के रूप में नहीं लगाएंगे, है ना। ठीक, अगर कोई लेप आप लगाना चाहते हैं, किसी प्रकार का कोई ऑइंटमेंट मलहम लगाना चाहते हैं, तो उससे उसको इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाता है, तो आप इसको बिल्कुल आपको नहीं करना है। मेडिकल ट्रीटमेंट डिपेंड्स ऑन द सीवियरिटी एंड लोकेशंस ऑफ द बर्न। अगर मेडिकल ट्रीटमेंट होता है तो वो उसके सीवियरिटी पर डिपेंड करता है कि कितना सीवियर बर्निंग है और कहाँ बर्निंग है, लोकेशन पर भी वो डिपेंड करता है किस जगह जला हुआ है।
डॉक्टर में क्लीन द बर्न और अप्लाई द एंटीबायोटिक क्रीम। जो डॉक्टर होता है वो बर्न, वो जो जला हुआ स्थान है उसको वो साफ़ करेगा और उस पर एंटीबायोटिक क्रीम दे सकता है। अर्थात वहाँ आपको केवल और केवल मेडिकल परामर्श लेना पड़ेगा, डॉक्टरी चेकअप कराना पड़ेगा, डॉक्टर के द्वारा ही आपको ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। आप किसी भी प्रकार का कोई अपने तरफ से किसी प्रकार का कोई जोखिम नहीं उठाएंगे और न तो कोई होम रेमेडीज़ आप वहाँ अप्लाई करेंगे। ठीक, तो ये सब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इंपॉर्टेंट है, वो आपको ध्यान देना चाहिए कि कोई आदमी अगर जल जाता है तो इन सब चीज़ों को आप फॉलोअप करेंगे और ऐसे आपको ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। और अगर आदमी सेकेंड डिग्री बर्निंग किया हुआ है, अगर सेकेंड डिग्री बर्निंग है जिसमें उसकी बॉडी का कुछ ही भाग जला हुआ है और 40% उसका जला हुआ भाग है, अर्थात उसके शरीर पर फफोले बने हुए हैं, केवल एपिडर्मल पार्ट जला हुआ है, स्किन का कुछ भाग जला हुआ है, तो वहाँ आप ये सब जो ट्रीटमेंट के उपाय हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। और डीप बर्निंग तो बहुत ही खतरनाक बर्निंग है जिसमें बचाना बड़ा मुश्किल हो जा सकता है। वहाँ डॉक्टर के भी क्या हो जाते हैं, पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि वो बचना बड़ा मुश्किल हो जाता है, उसकी बॉडी से बहुत ज़्यादा एक्सेसिव वाटर लॉस हो जाता है जिसकी वजह से पेशेंट मर जाता है। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। हाउ डू यू चेक फॉर द ब्रीदिंग। ब्रीदिंग के लिए आप कैसे चेक करेंगे। मान लीजिए किसी पेशेंट को का ब्रीदिंग नहीं हो रहा है, अर्थात वो इमरजेंसी हालात में है, कोई ऐसा विक्टिम है, कोई ऐसा पेशेंट है जो रोड के किनारे कहीं भी पड़ा हुआ है और उसका सांस ब्रीदिंग नहीं आ रहा है, तो आप कैसे उसको चेक करेंगे। पहला है लिसन, सुनकर। दूसरा है लुक फॉर रेजिंग चेस्ट, अर्थात उसके चेस्ट को ऊपर नीचे होते हुए देखकर, या फीलिंग विद द चीक, कि उसके गाल को देखकर कि वो सांस ले रहा है कि नहीं। अगला है लुक, लिसन एंड फील, देखेंगे भी, लिसन करेंगे और फील भी करेंगे इसके आधार पर। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी सही है, लुक, लिसन एंड फील, अर्थात उसको आप देखेंगे भी, सुनेंगे भी और एहसास भी करेंगे, फील भी करेंगे। तीनों के आधार पर उसके ब्रीदिंग को क्या किया जाता है, चेक किया जाता है। आइए इसके विषय में हम आपको बता देते हैं। यहाँ देखिए, टू चेक इफ़ द पर्सन इज स्टिल ब्रीदिंग, अर्थात आप अगर ये आपको चेक करना है कि वो आदमी अभी ब्रीदिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो उसको कैसे आप चेक करेंगे। सबसे पहला है लुक टू सी इफ़ देयर चेस्ट इज़ राइजिंग एंड फेलिंग, अर्थात आप ये देखेंगे कि उसका जो चेस्ट है, उसका जो सीना है वो ऊपर नीचे हो रहा है कि नहीं, अर्थात रेजिंग कर रहा है, फॉलिंग कर रहा है कि नहीं, आप इसको देखेंगे। अर्थात जब सीना ऊपर नीचे हो रहा है तो इसका मतलब समझिए को सांस ले रहा है। दूसरा है लिसन ओवर द माउथ एंड नोज़ फॉर ब्रीदिंग साउंड्स, अर्थात अपने कान को उसके नाक या उसके नोज़ पर ले जाकर आप उसको क्या करेंगे, सुनेंगे कि सांस ले रहा है कि नहीं। अर्थात अपने कान को क्या करेंगे, उसके चेस्ट पर ले जाएंगे, साउंड को सुनेंगे और साथ ही साथ उसके नाक और उसके नाक और माउथ पर ले जाकर उसको क्या करेंगे, लिसन करने की कोशिश करेंगे। और तीसरा है फील देयर ब्रीज अगेंस्ट योर चिक फॉर 10 सेकेंड, अर्थात क्या करेंगे, 10 सेकेंड के प्रत्येक 10 सेकेंड में आप उसको फील भी करेंगे कि सांस उसका आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। तो कुल मिला के आपको तीनों चीज़ें करना है। क्या करना है, लुक, लिसन एंड फील। क्या करना है, लुक, लिसन एंड फील। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। कि अगर किसी पेशेंट के ब्रीदिंग को आपको चेक करना है कि सांस वो ले रहा है कि नहीं ले रहा है, तो तीनों चीज़ों आपको देखना पड़ेगा, लुक करना पड़ेगा, लिसन करना होगा और उसको फील भी करना पड़ेगा। इसके आधार पर हम ये जान जाते हैं कि पेशेंट अपने होशो हवास में है, कॉन्शस में है कि नहीं है। ठीक, अगला बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। नोज़ ब्लीडिंग कैन बी स्टॉप्ड बाई, अगर किसी पेशेंट के नाक से खून बह रहा है ना, अर्थात उसके नाक से ब्लीडिंग हो रहा है, तो उस कंडीशन में आप उसके ब्लीडिंग को कैसे कम करेंगे, कैसे बंद करेंगे। पहला है वेटिंग, अर्थात उसका इंतजार करेंगे, वो अपने आप बंद हो जाएगा। दूसरा है पिंचिंग ब्रीफली द नॉस्ट्रिल्स, कि आप उसके नॉस्ट्रिल्स के साथ जो नाक का छेद होता है उसको क्या करेंगे, पिंचिंग करेंगे, दबाएंगे। तीसरा है गिव समथिंग्स कोल्ड टू ड्रिंक, कि कुछ उसको ठंडा चीज़ पीने के लिए देंगे। कि चौथा है पुट सम कॉटन्स वूल इनटू द नोज़, कि उसके नाक में क्या करते हैं कि कोई कॉटन चीज़ डाल के उसको क्या करेंगे, उसमें वही वूल मतलब ऊन का कपड़ा या कोई भी कपड़ा उसके नाक में डालेंगे। तो सही ऑप्शन इसमें क्या होगा बच्चों, इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा, पिंचिंग ब्रीफली द नॉस्ट्रिल्स, अर्थात तो अपने नाक को क्या करेगा, पिंचिंग करेगा, दबाएगा और फिर कॉटन का कपड़ा डाल के उसको बंद करेगा। जैसे कि देखिए इस फिगर में दिखाया गया, ये देखिए किसी पेशेंट की ये नाक से खून बह रहा था, ये देखिए अपने हाथ के सहारे से क्या किया है, अर्थात नॉस्ट्रिल्स को पिंच किया हुआ है, साथ ही साथ कॉटन का कपड़ा डाल के उसको क्या कर रहा है, दबाएगा, प्रेस करेगा। तो आपको ध्यान देना है, कहीं भी ब्लीडिंग हो तो उसको क्या करना है कि बिल्कुल साफ़ कपड़े से उसको कवर करके प्रेस करना होता है। जब आप कुछ समय तक दबाए रखेंगे तो खून जो ब्लीडिंग होना है वो बंद हो जाता है। नाक की ब्लीडिंग के लिए हमको नॉस्ट्रिल्स को पिंच भी करना पड़ता है और पिंच करने के बाद हम उसको दबा के रखेंगे तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ब्लीडिंग होना बंद हो जाता है। इट इज़ ऑल अबाउट द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर फर्स्ट एड एंड हेल्थ
फर्स्ट एड हेल्थ से रिलेटेड ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें आप लोगों ने देख लिया कि ब्लीडिंग होने पर हम किस प्रकार से फर्स्ट एड देते हैं, साथ ही साथ सदमा लगने पर हम किस प्रकार से फर्स्ट एड देते हैं। अगर मान लीजिए किसी आदमी का कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट हो जाता है, सांस नहीं ले पाता है, तो उसका हार्ट बीट कमज़ोर हो जाता है, तो उस कंडीशन में हम किस प्रकार का फर्स्ट एड देते हैं, क्या क्या चीज़ें हमको ध्यान देनी चाहिए, किस प्रकार से इमरजेंसी फैसिलिटीज़ हम प्रोवाइड करते हैं, इन सब के विषय में हम लोगों ने बहुत अच्छे से बात किया। उम्मीद है बच्चों आपका आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। अगर बच्चों आप हमारे नए व्यूवर्स हो, सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने यार दोस्तों में, जिससे उनकी भी तैयारी सुचारू रूप से चल सके। अगर आप चाहते हैं कि हम इसी प्रकार से नए नए वीडियो आपको लाते रहें, तो बच्चों आप कमेंट बॉक्स में हमको कोई भी चीज़ अगर आपको सुझाव देना है या कोई भी नया वीडियो मंगवाना है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, जिससे हम आपका जितनी भी प्रॉब्लम है उसको हम सॉल्व कर सकें। तो बच्चों हम चाहते हैं कि आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज दे सकें वो हम देने की कोशिश करते हैं। हम आपको अभी तो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स पढ़ा रहे हैं, ऑब्जेक्टिव क्योंकि आपका एग्ज़ाम होने वाला है, तो हम इसको बता दें। इसके बाद हम आपको प्रैक्टिस सेट भी लेकर आएंगे और एक एक चीज़ों को हम प्रैक्टिस करके भी दिखाएंगे कैसे हम लोग ट्रीट करते हैं, बिल्कुल प्रैक्टिकली भी हम बताने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेगमेंट के साथ, तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।